हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। 57 दिन बचे हैं बस प्रीलिम्स के। मैं जब पीवाईक्यू लगा रहा था पॉलिटी के तो मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं ऐसे, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड था। तो मेरे पास ये मेरे नोट्स में कुछ-कुछ ऐड थे तो मैंने सोचा चलो इसे ही एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1951 वो किस प्राइम मिनिस्टर के अंदर हुआ था? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर था जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब भी आप ना इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है? आपको इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट का लिस्ट पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट जजमेंट्स पता होने चाहिए, चाहे वो केशवानंद भारती हो, पुट्टास्वामी जजमेंट हो, ए.के. गोपालन केस हो, ऐसे करके ना वेरियस जजमेंट आ जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से आर्टिकल 19 को याद करने का एक छोटा-सा ट्रिक भी बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 जो जिसमें ऐड किया गया था ये 9th शेड्यूल। इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आप लोग अपना और भी कुछ ऐड कर सकते हैं कि 9th शेड्यूल ये जो जुडिशियल रिव्यू के बाहर होता है, ये किस केस के बाद ये क्वेश्चन है आप लोगों से, कौन से केस के बाद ना जुडिशियल रिव्यू ये 9th शेड्यूल का भी होने लगा और उसका क्या टाइम पीरियड है, ये भी बताना है आप लोगों को। फिर जो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो है हमारा 7th वाला। 7th में क्या हुआ था, इसमें ना कॉमन हाई कोर्ट का ज़िक्र किया गया था, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए और इसमें हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाया गया था, यूटीज़ तक के लिए और एक जो इम्पोर्टेंट हुआ था इसमें, गवर्नर, एक गवर्नर 2 या 2 से अधिक स्टेट का चार्ज ले सकते हैं, इसका भी ज़िक्र है। अब इसके बाद जो तीसरा इम्पोर्टेंट है, वो है 25th वाला। इसमें क्या हुआ था, ये 1971 है। याद रखिएगा इस टाइम पे जो है, इंदिरा गांधी आ चुकी थी। अब इसमें कोई भी ऐसा लॉ जो कि 39 बी और 39 सी मतलब एनी लॉ जो कि इफ़ेक्ट देगा 39 बी और 39 सी, हालाँकि इसको ना सोशलिस्ट लॉ कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल में देख लीजिएगा। इसको आप कहीं पे भी कोर्ट में ना चैलेंज नहीं कर सकते कि ये ना वायलेशन कर रहा है आर्टिकल 14 1931 का। तो ये ना डिबेट स्टार्ट कर दिया गया था इससे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। फिर एक आता है हमारा जो 4th वाला जो इम्पोर्टेंट है, वो है 26th। इसमें क्या हुआ था कि प्रीवी पर्स को ना हटाया गया था, जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे उनको ना सरकार कुछ पेंशन दिया करती थी, उसको बंद कर दिया गया। ये भी इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैच द फॉलोइंग में आ जाता है तो आप इससे समझ के टिक कर सकते हैं। और इसको तो कौन ही भूल सकता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको 42nd वाले को। क्या क्या नहीं हुआ है इसमें, हमारे प्रियम्बल तक में अमेंडमेंट किया गया जिसमें कि सेकुलर सोशलिस्ट इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए गए, सीट्स को जो है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली को वो 1971 के सेंसस पे रखा गया। इसमें 3 न्यू डीपीएसपी भी ऐड किए गए, आर्टिकल 39 ए, 43 ए, 48 ए। आपको इस तीनों के बारे में भी बताना है कि ये किस किस से रिलेटेड है। अब आर्टिकल 323 ए भी ऐड किया गया, मतलब कि ट्राइब्यूनल वाला सिस्टम वो लाया गया था इसी अमेंडमेंट के बाद। फिर जो इम्पोर्टेंट है, ये इसमें जो भी गलतियाँ हुई थी इसको सुधारा गया है इस अमेंडमेंट में। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। इसमें क्या हुआ कि जो फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल नंबर 2021 के अंदर आएगा, उसे इमरजेंसी के अंदर आप सस्पेंड नहीं कर सकते। और इसमें टर्म जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था इमरजेंसी लगाने के लिए, उसको हटा के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया इमरजेंसी। इसी अमेंडमेंट में सबसे पहली बार कैबिनेट जैसा वर्ड यूज़ किया गया था। बाकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कैबिनेट जैसा वर्ड नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसा वर्ड है। फिर ये भी कि अगर प्रेसिडेंट को आप इमरजेंसी लगाने को कह रहे हैं तो उसके लिए ना कैबिनेट का रिटर्न एडवाइस चाहिए होगा। फिर एक था कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, जो कि जो डिबेट यहाँ पहले कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट हुआ था अमेंडमेंट से, उसे यहाँ पे फाइनली ख़त्म कर दिया गया। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से और इसे एक लीगल राइट बनाया गया आर्टिकल 300 ए में ऐड करके। और इसमें सॉरी, प्रेसिडेंट अगर मान लीजिए जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देता है तो 44 सेकंड में ये था कि प्रेसिडेंट उसे वापस नहीं कर सकता, उसे मानना पड़ेगा। लेकिन 44th में कहा गया कि आप एक बार जो है उस एडवाइस को कंसीडर के लिए भेज सकते हैं। फिर आता है भैया हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये तो अभी बहुत न्यूज़ में चला है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया, तो वो भैया 52वां था। ठीक है, इस टाइम पे मोरारजी देसाई की सरकार थी, जनता गवर्नमेंट थी। अब एक ये है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। इसमें वोटिंग एज को 21 से 18 के बीच घटाया गया। हालांकि इसके पीछे का एक पॉलिटिकल रीज़न ये दिया जाता है कि राजीव गांधी जी
युवा थे, तो उन लोगों को उनको लगा कि युवाओं को आकर्षित करने का एक अच्छा तरीका माना जा सकता है, तो ऐसा इसलिए किया गया। फिर एक आता है 69th 1991 में आ चुका था। अब यहाँ पे समझ सकते हैं आप, हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म आ चुका है, तो स्पेशल स्टेटस दिया गया दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी के नाम से, और उसमें 70 एमएलए और 7 मिनिस्टर्स का प्रोविज़न रखा गया। तो अगर आपको आ जाए कि दिल्ली को स्पेशल स्टेटस कौन से अमेंडमेंट में दिया गया था, तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है भैया 73rd और 74th को तो कौन ही भूल सकता है, सब कुछ है डिटेल में पढ़ने के लिए। 73rd से पंचायती राज सिस्टम आया, 74th से अर्बन लोकल बॉडीज़। और आपको अगर ये देखो तो जो पंचायती राज आया वो डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 14 गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ग्राम स्वराज के बारे में जहाँ बात थी। फिर आता है एक 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000। इसमें एक अल्टरनेट स्कीम दिया गया डिवॉल्यूशन के लिए, जैसे कि अगर आपको सेंटर जो अपने टैक्स का जो पैसा डिवॉल्यूट करता है, जैसे आप यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल 280 है शायद, ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक मेन अमेंडमेंट हुआ था। शायद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसके बाद वाला ये इंपॉर्टेंट है। ये है भैया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आ चुकी थी इस समय। इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो बच्चों को, जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं उन लोगों के लिए फ्री रखा गया, और इसे ना एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया सॉरी, फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 21A के अंदर। फिर इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, उसको फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी, ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसमें कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी तीनों में चेंजेस किए गए, तीनों में एडिशन हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से घुमा के दे देगा, लेकिन हमें सॉल्व करना है। फिर आता है 89th CAA 2003। इसमें जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स था उसको अलग कर दिया गया। नेशनल कमीशन, पहले दोनों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों के लिए ना सेम ही होता था, सेम ही एक आर्टिकल था, इसी के अंदर थे। लेकिन फिर दोनों को अलग अलग बना दिया गया, दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बना दी गई। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इस बार के यूपीएससी के मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है सर। फिर आता है भैया ये 91st, ये एंटी डिफेक्शन वाले से ही है, थोड़ा एक कदम आगे बढ़ा के। इसमें हमने कहा कि 15% हम लोगों ने लोकसभा का स्ट्रेंथ रख दिया मिनिस्टर का, और ये भी कहा था कि 2/3 अगर मेंबर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरे में मिल जाते हैं तो ये फिर डिफेक्शन नहीं कहलाएगा। ये मैंने पिछले वीडियो में अपना बता दिया आप लोगों को। अब अब आता है ये 92nd CA। इसमें जो आज हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो टोटल 22 है। वो जो लास्ट लैंग्वेज से रिलेटेड जो कोई अमेंडमेंट हुआ है उस वो 92nd है, जिसमें कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इसको ऐड किया गया। फिर आता है 97th वाला। इसमें क्या था कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया फंडामेंटल राइट 19 में ऐड करके। हालांकि इससे रिलेटेड मैं भी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि जो उसके जो 6 राइट हैं आप अच्छे से याद कर पाओगे, भूलोगे नहीं, कहानी के जैसे मैं बताऊंगा। फिर आता है डीपीएसपी में भी ऐड किया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन में नया पार्ट ऐड किया गया 9B। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नया पार्ट 73rd और 74th में भी ऐड किया गया था और नए शेड्यूल भी ऐड किए गए। तो आपको ना चारों तरफ से देखना, पूरा पेरिफेरी करके देखिए, आप ऐसा एक जगह कॉन्सेंट्रेट मत, आसपास के भी ना जानकारी को ना उसके साथ ऐड कर दिया करिए। अब आता है ये 99th वाला NJAC, पता ही होगा, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की बात चल रही थी, लेकिन जजेस ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के साथ। फिर आता है भैया 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015। ये बेसिकली बस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था बांग्लादेश और इंडिया के बीच, ठीक है, जिसे मतलब जो स्टार्ट हुआ था बैरूबारी यूनियन केस से, ठीक है, जिसको यहाँ पे फाइनली जाके एंड किया गया। फिर ये 101st CAA 2016 में आया, GST, इसके बारे में तो पूरा डिटेल में ही पढ़ना रहता है हम लोगों को इकोनॉमी में। फिर ये है 102nd CAA। इसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ये देखिए इसमें ऐसा था, और ये 89th वाला, इसमें हम लोगों ने दिया NC/ST के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, और यहाँ पे हम लोगों ने दिया बैकवर्ड क्लास के लिए। अब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में हुआ। इसमें 10% रिजर्वेशन EWS के लिए था। ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ठीक है, फिर आता है 104th वाला। इसमें ना रिमूव कर दिया गया एंग्लो इंडियन के लिए जो हमारा रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है, और रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक्सटेंड कर दिया गया जो 10-10 साल पे होता है। और फिर जो लास्ट अभी इधर हुआ है फाइनली, जिसमें ये कहा गया कि स्टेट को अपना खुद का OBC लिस्ट बनाने का राइट मिल जाता है, जो कि पहले यहाँ से हट गया था 102nd से। तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मुद्दा चला था केस वेस, लेकिन फिर जाके यहाँ फाइनली ख़त्म हुआ। ठीक है, अब
यहाँ पे जितना भी जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थे, मैं इसका नोट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा और आप लोग उसको अच्छे से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। पिछले 3-4 साल से तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद है, और ये सब लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, आप इसे आसानी से ना पिक करके सही कर सकते हैं। अब चलिए एक कहानी सुनते हैं। ये क्वेश्चन हमारे इस बार के यूपीएससी मेंस 2022 में भी था। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मतलब ये आर्टिकल याद रखना। पहले मुझे भी याद नहीं होता था कि ABCD सीक्वेंस वाइज कैसे याद करेंगे आप आर्टिकल 19 को, क्योंकि टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 6 राइट्स इसके अंदर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक चीज़ सोचिए कि आपको ना सबसे पहले ना बोलने की आज़ादी दे दी गई कि भैया आप ना बोल सकते हो, भाषण दे सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आप बोले कि ठीक है। जब आपको बोलने की आज़ादी मिली, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी मिली, तो आप क्या किए, लोगों को आवाज़ दे दे के बुलाने लगे अपने पास कि आ जाओ सब एक साथ मिलो, आ जाओ मेरे से मिलने के लिए। ठीक है, तो लोग आपकी आवाज़ को सुन के एक जगह जमा हो गए, लेकिन वे लोग पीसफुली जमा हुए थे, आर्म्स वार्म्स लेके जमा नहीं हुए। तो जब आपको बोलने की आज़ादी मिली, तो आपने उसका फ़ायदा उठाते हुए या उसके का यूज़ करते हुए अपनी आवाज़ से लोगों को बुलाया, एक जगह जमा किया, इकट्ठा किया। अब जब वहाँ पे अलग-अलग ग्रुप के लोग आके बैठ गए थे कि चलो भैया कौन कौन आवाज़ दे रहा है, चलो मिलते हैं। जब वो लोग आपके मिलने के लिए आए, असेंबल हुए एक जगह, तो आपने सोचा कि चलो क्यों ना इन सबको मिला के मैं अपना एक यूनियन बना लेता हूँ। तो कहा ठीक है, तो चलो यूनियन भी बना लिए। अब जब यूनियन बना लिए तो भैया ग्रुप बन के तैयार हो चुका था। अब जब ग्रुप बन के तैयार हो चुका था तो कहा चलो जब ग्रुप बन ही चुका है तो भैया पैसा इकट्ठा करते हैं और चलो लद्दाख घूमने चलते हैं। मेरा मतलब है कि फ्रीली घूमने चलते हैं, मतलब आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हैं। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, हालांकि इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, ये याद रखिएगा। तो आप लोग पूरा ग्रुप बना के चल दिए लद्दाख घूमने के लिए। अब जब लद्दाख घूमने चले गए तो आपके कुछ दोस्त को, जो कि आपने यहाँ पे आवाज़ दिया था और आवाज़ देने पे आप लोगों के साथ आए और आपने ग्रुप बनाया, यूनियन बनाया, ग्रुप बनाया, पैसे इकट्ठा किए, लद्दाख गए घूमने। तो आप में से कुछ दोस्त को वो जगह बहुत पसंद आई और वो वहीं पे सेटल हो गया। तो टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जब भैया वो सेटल हो चुका है, ये तो ओमिटेड है, तो अब आप कहीं पे सेटल हो चुके हैं, घर वर बना लिया है, तो आपको कमाने तो जाना पड़ेगा ना, पैसा तो चाहिए। तो अब उसके लिए टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, तो आपको भैया कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपको आपके घर में बोलने की आज़ादी मिली, एक्सप्रेस करने की आज़ादी मिली, तो आप अपने दोस्त लोगों को फ़ोन करके बुलाया, वो सब एक साथ जमा हुए, आपने तुरंत ग्रुप बनाया। ठीक है, कि दोस्त घूमो पार्टी। तो दोस्त घूमो पार्टी बनाया, बोला कि चलो दोस्त अब हम लोगों का एक ग्रुप बन चुका है, अब हम लोग एक साथ ना पूरे इंडिया में घूमने चलेंगे। ठीक है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी। अब आपके दोस्त का ग्रुप आपके साथ घूमने के लिए चलता है, उसमें से आपके किसी दोस्त को वो जगह बहुत पसंद आ जाती है, वो वहीं रह जाता है। लेकिन जब वहाँ वो रह जाता है, घर बना लेता है, लेकिन उसको कमाने के लिए पैसा तो चाहिए। तो उसके लिए वो टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज हमने इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स देखे, अभी आर्टिकल 19 थोड़ा सा ट्रिक्स डिस्कस कर लिया। आप लोगों के पास ऐसा ही ना इम्पोर्टेंट जजमेंट्स का ना एक ऐसा ना छोटा सा नोट्स होना चाहिए जिसमें आपके टोटल इंपॉर्टेंट जजमेंट, जो पुट्टा स्वामी जजमेंट हो, ठीक है, या विशाखा गाइडलाइंस, कुछ भी एकदम छोटा से छोटा वो होना चाहिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ना कभी कभी क्वेश्चन पूछ देती। जो इंपॉर्टेंट कमीशन बैठे हैं या कमिटी के मेंबर रहे हैं, उसका भी रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए ताकि एलिमिनेट कर सके। मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ देखिए, मैंने ना शॉर्ट में क्या क्या लिख रखा है। आजा, हाँ, नचिकेत मोर कमेटी पेमेंट बैंक के लिए बना था। ठीक है, श्यामला गोपीनाथ कमेटी शेड्यूल फाइनेंस बैंक के लिए। ये क्या है, कमल सोमनाथ कमेटी एनपीएस के लिए, मतलब कि न्यू पेंशन स्कीम के लिए सोमनाथ कमेटी। मलेगम कमेटी बना था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए। ऐसे कुछ कुछ ना लिखता रहता हूँ मैं। ठीक है, तो इससे ना आप है कि आसानी से याद रख सकते हैं इस चीज़ को, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो बना भी सकते हैं। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जैसा कि मैं सब में बोलता हूँ। तो सपोर्ट करिए, ठीक है, और खूब मन लगा के पढ़िए। इसका मैं अपलोड कर दूंगा पीडीएफ। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए।